श्री राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गति है। श्री राम नाम सत्य है। सत्य बोले गति है। अर्थी श्मशान पहुंच गई। पीछे एक लंबी भीड़ भी श्मशान स्थल पर इकट्ठी होती जा रही थी। ये भीड़ मैडम की अंत्येष्टि में शामिल होने आई थी, मगर सबके सब जैसे किसी मजबूरीवश यहाँ चलकर आए हों। सबके चेहरों पर जल्दी दाह संस्कार सिलटने की व्याकुलता भी स्पष्ट झलक रही थी, जबकि वे सब अपना अपना बिजनेस या सर्विस यहाँ खड़े रहकर भी कर रहे थे, मोबाइल्स के साथ या एक दूसरे के साथ मीटिंग में शेयर मार्केट या जमीनों के रेट जानकर। हाँ, मैडम के किसी परिवारीजन या किसी निकट संबंधी से सामना हो जाने पर उनके खिलते चेहरे एकदम लटक जाते, जैसे किसी खास परिवारी की चिता जलने की तैयारी हो रही हो। एक पल में उनके चेहरे की रेखाएं ही नहीं, भाषा और शब्द भी बदल जाते। मेरी मुलाकात तो अभी पिछले मंडे को हुई थी, तब तक एकदम ठीक थी, मैम के साथ चाय पी थी, देर रात तक बातें करती रही थी। एकदम ही सब कुछ हो गया। सुबह सुना तो मुझे एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ। कहते कहते शर्मा जी का तो गला भी भर आया था। बड़ी ही नेक और दिलखुश महिला थी। अंत में भरे गले से बस इतना ही बोले, यही शर्मा जी थे। जब पिछले हफ्ते मैडम ने इनकी छुट्टी मंजूर नहीं की थी तो ऑफिस से बाहर आकर बड़े तैश में कह रहे थे, साली बड़ी जिद्दी है, जम की जान, लंबे समय तक इस कुर्सी पर तू ही नहीं रहेगी, एक न एक दिन तो जाएगी ही। परंतु अब एकदम से उन्हें देवी लग रही थी मैडम। जब भी ऑफिस से निकलती थी, पीठ थपथपाकर परिवार तक का हालचाल पूछती थी। बड़ी हिम्मत बढ़ जाती थी हमारी, ऐसा लगता था माँ का प्यार मिल रहा है। गुप्ता जी मुंह लटकाए जैसे अपनी माँ की चर्चा कर रही हो। जबकि गुप्ता जी जानते हैं कि कल तक वे मैडम को आफत की पुड़िया कहते थे। परक्ति आफत की पुड़िया, गुप्ता जी के यह शब्द प्रचलित भी हो गए हैं। वर्मा जी तो फोन पर एनटीपीसी का रेट पूछते पूछते एकदम से क्या कहने लगे, यार मैं यहाँ यमुना घाट पर हूँ। हाँ यार, वो हमारी मैडम आज सुबह एक्सपायर कर गई एकदम से, हार्ट अटैक। हाँ यार, परसों ही पूछ रही थी वर्मा जी आपकी बेटी काफी दिन से मिलने नहीं आई। मैंने कहा हाँ मैडम, वह आजकल एग्जाम की तैयारी कर रही है, परसों साथ ले आऊंगा। बोली बड़ी अच्छी बच्ची है। लेकिन आज वर्मा जी ने जेब से रुमाल निकालकर आंखों में आए आंसुओं को सुखा लिया। वर्मा जी ने आए आंसू भी तब पहुँचे जब वे आश्वस्त हो गए कि मैडम के भाई ने उन्हें देख लिया है, और वे लाल आंखों से चिता के पास तक भी गए। वर्मा जी इतना तो जानते ही हैं कि आंसू तो आंसू होते हैं। खुशी में हो या गम में उनका रंग और रूप नहीं बदलता। आंसुओं को खुशी या गम का सर्टिफिकेट तो बाहर का वातावरण देता है। खुशी के माहौल में आंसू आ जाएं तो खुशी के आंसू, और वातावरण गमगीन हो तो दुहक के आंसू। तो वर्मा जी दुहखी कैसे हो सकते हैं? वे तो जैसे दुआ मांगते रहते थे मैडम के मरने की। परसों भी तो कह रहे थे, जब तक यह बुढ़ी नहीं मरेगी मेरी बेटी शादी को राजी नहीं होगी। हरामखोर रांड ने न जाने क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी है, उसे खुद को बुढ़ी हो गई ब्याह कर दिया, लड़कियों को और बिगाड़ रही है। से कहती है बेटी को मिलवाना, न जाने कब मरेगी। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. और जनेऊ को कान में लपेटता हुआ हाथ की करनी उंगली उठाकर आगे बढ़ जाता, फिर घंटों में वापस आता था। चिता की लपटें तेज होने लगी, एक दूसरे को आंखों से When I feel like this, I'm immortal. 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 से धुएं के रूप में उठती जलते शरीर की दुर्गंध हवा के साथ उस ब्रेक पर मैडम के और बैठे थे। सब घाट भरा रह जाएगा जब लाल चलेगा बंजारा, इंसान भी
दारू के बगुले की तरह। न जाने कब टूट जाए गणेशी चिता को ऐसा रास्ता बड़बड़ाया था। इसे उम्मीद थी बगल में बैठे राम प्रकाश चाचा कुछ बोलेंगे, राम प्रकाश को जैसे वहाँ बैठे रहकर I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so what? You're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. मैडम के परिवार से भी ज्यादा दुखी राम प्रकाश चाचा दिख रहे थे। I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so what? You're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. अगर पिछले महीने से रमेश काका का बड़ा बेटा दीपक स्कूल में न आया होता, उसी ने बताया था कि दीदी यहाँ की प्रिंसिपल है। गणेशी ने When I feel like this, I'm immortal. 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 गणेशी के मन में भी आया था कि वह दीपक से पूछे कि मैडम इसी धुनामनी में गणेश उठकर दूसरी तरफ घास पर जा बैठा। उसने राम प्रकाश चाचा पर नजर डाली जो अभी भी उसी मुद्रा में कहीं सोए हुए थे। उन्हें देखकर उसका दिमाग फिर चलने लगा। कहीं राम प्रकाश चाचा और मैडम का कोई चक्कर तो नहीं है। निश्चित ही कोई चक्कर है, क्योंकि श्मशान स्थल पर वह इतना तो समझ ही गया था कि राम प्रकाश मैडम के परिवार में से तो कम अज कम नहीं है, क्योंकि मैडम के भाई या बहन राम प्रकाश को बस इतना जानते हैं कि वे उनके गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर हैं और गणेशी के पिता के दोस्त, इसलिए गणेशी उनसे चाचा कहता है। किंतु इस सब से भी उसके दिमाग की हलचल शांत नहीं हो रही। दोनों के चक्कर वाली बात भी उसके गले नहीं उतर रही, क्योंकि राम प्रकाश चाचा तो शहर रहते हैं, गांव में तो बस पढ़ाने आते हैं, कभी कभार उसके घर आ जाते हैं, मगर मैडम को तो उसने बचपन से अब तक 25 वर्ष की अपनी उम्र में गांव में या अपने शहर में देखा तक नहीं, ना ही कोई चर्चा ही सुनी। आठ वह थक गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आ सका। आप भी सोच रहे हैं कि मैं आखिर किसकी और कैसी कथा सुना रहा हूँ, तो असल बात यह है कि गणेशी की समझ में कुछ नहीं आने वाला। गणेशी का तो तब जन्म भी नहीं हुआ था जब राम प्रकाश शहर के BSA कॉलेज में BA अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। रिटायर कर्नल के बेटे राम प्रकाश को मौके बे मौके कॉलेज की कई लड़कियां प्यार भरी निगाहों से टकटकी लगा लेती थीं। कोई उनकी संपन्नता की मुरीद थी, कोई उनकी वाकपटुता की गुलाम, तो कोई उनकी शक्ल सूरत पर मरती थी। उन सबका राम प्रकाश को ताकने का नजरिया भले ही अलग अलग था, किंतु पहले फल तो सबकी नजरों में उनके प्रति चाहत ही थी। राम प्रकाश उनकी चाहत से जानकर भी अनजान बने फिरते थे, इसलिए लड़कियां उन्हें पीठ पीछे गाली भी देती थीं। जो उनकी खींच होती उसे वे आपस में बातों के रूप में बांट भी लेती। यार लिए यह आदमी है या पत्थर, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। फौजी बाप का बेटा है ना, कुछ तो गुण होंगे ही। दूसरी का सपाट जवाब होता था, लेकिन जाएगा कहाँ, किसी न किसी पर तो मरेगा ही। तीसरी लड़की हल्के से लिली के गाल को नोच लेती और अगर राम प्रकाश को उधर आते देख लेती तो निरी भारतीय स्त्री बनकर शर्मा जाती या शायद डरती भी थीं उनसे। राम प्रकाश की क्लास उन्हें जिद्दी और गुस्सैले कहती थी, तो लड़कियां उसे अकड़ू। आदमी चाहे जितना गुस्सैल, जिद्दी या अकड़ू हो, उसके अंदर कहीं न कहीं एक इंसान भी बसता है, एक कोमल इंसान जो शायद प्रेम के बिना भी नहीं रह सकता। यह अलग बात है कि प्यार को पनपने के लिए किसी खास जमीन, वातावरण या मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। यही एक ऐसा अंकुर है जो बिना बोए कहीं भी किसी के लिए फूट सकता है। ठीक इसी तरह राम प्रकाश के मन में भी BA प्रथम वर्ष की छात्रा सरला के लिए प्यार का अंकुर फूटा था, वरना उन्हें क्या जरूरत थी।
सरला के विषय में यह सब जानकारी करने की कि सरला पास के गांव अमापुर के रमेश ड्राइवर की बड़ी लड़की है। उन्होंने न जाने कहां से ये जानकारी भी कर ली थी कि सरला के घर वालों की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। वह खुद सिलाई का काम करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। कॉलेज में रामप्रकाश अक्सर सरला के आगे पीछे घूमते, किंतु सरला को जैसे पढ़ने के अलावा दूसरा कोई काम ही न था। ऐसा भी नहीं था कि सरला को बारिश की बूंदें अच्छी न लगती हों। फूलों और उनकी खुशबू से भी अनजान नहीं थी। 18वें बसंत की मनोहरी छटा उसके चेहरे पर ही नहीं, पूरे बदन में उतर आई थी। महंगे लिबास में ढकीन अन्य लड़कियों से ज्यादा आकर्षक वह मामूली सलवार कुर्ते में दिखती चंचल तितली सी। बात बात पर उसकी उन्मुक्त हंसी, हंसते हुए सावले चेहरे पर उसके सफेद दांत ऐसे दिखते जैसे अंधेरे आसमान में बिजली चमकी हो। उसके भीतर का युवा मन उसे भी विचलित करता था मौसम के बदलने पर। तब सरला दिल और दिमाग के रूप में दो हिस्सों में बंट जाती और दिल पर मस्तिष्क हावी हो जाता अपने भविष्य की महत्वाकांक्षाओं और वर्तमान की समस्याओं को लेकर। वह अपने दिल के साथ हारती रहती, इसलिए वह रामप्रकाश को जानकर भी अनदेखा करती। एक दिन रामप्रकाश ने सामने से उसका रास्ता रोक लिया, मगर उससे कुछ भी न कह सके सिवाय उसके चेहरे को देखने। क्या है? सरला के मुंह से इतना ही निकला। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रामप्रकाश के इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से सरला भौचक सी रामप्रकाश का चेहरा ताकने लगी। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और जोर से हंसी। इस समय सरला की हंसी रामप्रकाश के लिए असहनीय हो रही थी। सरला एकदम से गंभीर हुई। मैं अभी शादी के मूड में नहीं हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, कहती हुई सरला जाने को हुई। पहले मेरी बात सुन लो फिर चली जाना, कहते हुए रामप्रकाश ने उसे फिर रोक लिया। देखो मुझे नौकरी भी मिल रही है, फिर तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी क्या है? तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है? कमाने को मैं ही काफी हूँ। तुम्हारा मतलब है मैं इतनी एजुकेशन के बाद भी इतने बड़े खुले आसमान को छोड़कर किसी हाड़मांस की गुड़िया की तरह लाल जोड़े में लिपट कर रसोई में समा जाऊं, जहां मैं अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए भी तुम्हारा मुंह ताकती रहूं। मुझे शादी नहीं, आत्मनिर्भरता चाहिए। इसलिए आई एम सॉरी, कहती हुई सरला वहां से तेजी से बाहर निकल गई। रामप्रकाश को लगा जैसे उनके गाल पर किसी ने तमाचा मार दिया हो। वह देर तक खड़े दूर जाते हुए सरला को ऐसे ही देखते रहे थे जैसे श्मशान स्थल पर जलती चिता की ओर देख रहे थे। श्मशान स्थल पर चिता की ओर टकटकी लगाए रामप्रकाश चाचा ऐसे लग रहे थे जैसे अब 50 वर्ष की उम्र में तब से अब तक के बीते 27 सालों के बाद सरला से कुछ कहने आए हों। यमुना किनारे की शांत शीतल हवा में श्मशान घाट की बेंच पर बैठकर चिता को ताकते ताकते उनकी चुंधियाई सी आंखें मिट गईं, जैसे अपने आप में ही कहीं गहरे डूब गए हों। मन के ख्यालों में डूबते उतराते वे एक ऐसे धरातल तक जा पहुंचे जहां सरला उनके सामने खड़ी धीमे से मुस्कुरा रही थी। यह शेरेटन होटल का लॉन था। 5 वर्ष पहले प्रिंसिपल बनने के बाद सरला ने ही उन्हें पत्र डालकर मिलने को वहां बुलाया था। तब उसके चेहरे पर वह उन्मुक्त हंसी नहीं थी। बसंती चेहरे पर जीवन के संघर्ष की रेखाएं उभर आई थीं। काली घटा से उमड़ते बालों में धूप सी सफेदी चमक रही थी। आंखों पर चश्मा चढ़ाए साड़ी में लिपटी सरला को रामप्रकाश बिना कुछ बोले अपलक देख रहे थे। अनायास सरला क्या है कहकर हंस दी। तब रामप्रकाश कुछ सहज हो सके थे। मैं तुम्हारे गांव में मास्टरी कर रहा हूँ, रामप्रकाश ने बात का सिरा पकड़ना चाहा था। मुझे मालूम है, सरला का सपाट सा उत्तर था। लेकिन तुम, रामप्रकाश ने बात आगे बढ़ानी चाहिए। सरला के होंठ हल्की सी मुस्कान में फैले। रामप्रकाश, तुम्हारी आदत रही है कुरेद कुरेद कर मन की बातों को पूछने की, लेकिन आज मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, सब बताऊंगी। सरला रामप्रकाश के बगल में बैठ गई थी। उसने एक गहरी सांस भरी, फिर बोली, उस दिन कॉलेज में मेरा मूड अपसेट हो गया था, इसलिए मैं वहाँ से निकलकर शालू के घर चली गई थी। वहाँ से घर पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो चुकी थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि उस दिन पापा घर आ रहे थे। मैं पापा से बहुत प्यार करती थी। उस दिन घर में घुसते ही मुझे कुछ अजीब सा लगा था।
घर में छोटू ने तेज आवाज में टीवी नहीं बजा रखी थी, जिसे मैं रोज घर पहुंचकर बंद कराती थी। चूल्हे में आग और धुएं के बिना भी माँ की आंखों में आंसू थे। पापा का सिर उनके दोनों हाथों में टिका था। इन सब के बीच की रिक्तता में एक मौत का सा सन्नाटा पसरा था। इतना सब कुछ मुझे विचलित कर देने को कम नहीं था। मैं सहमी सी पापा के पास पहुंची थी। पापा, मेरा इतना कहना था कि पापा ने एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था। उन्होंने दूसरा हाथ उठाया ही था कि चूल्हे से उठकर मम्मी ने पापा का हाथ पकड़ लिया। अब तुम इस पर हाथ उठाकर क्यों खुद को पाप का भागी बना रहे हो? उस पल मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाई कि माँ ने मुझे पापा से बचाया था या मुझे गाली दी थी। मैं आंखें फाड़े कुछ समझने का प्रयास करती कि माँ मुझे बालों से पकड़कर लगभग घसीटती हुई अंदर कमरे में ले गई थी। उन्होंने किसी कैदी की तरह मुझे कमरे में धकेल दिया था। छोटी के खड़े खड़े पैर कांप रहे थे। तू यहाँ क्यों खड़ी है? निकम्मी, चल यहाँ से। माँ की डांट से डरकर छोटी बगल वाले कमरे में चली गई, जहाँ मैं कपड़े सिलती थी। मैं अभी भी कुछ समझ पाने का प्रयत्न कर रही थी कि बेहया कौन से जन्म का बदला लिया है तूने, यही पढ़ती थी तू, कहकर माँ रोने लगी थी। क्यों अब हमारे बुढ़ापे में खाक डलवा रही है? अंततः मैं झल्ला पड़ी। कोई बताएगा भी आखिर हुआ क्या है? देखो तो, बोल कैसी रही है? अम्मा की दांती भींच रही थी। इसकी जुबान काट दे, पापा बाहर से ही चिल्लाए थे। वहां से चिल्लाकर ढोल क्यों पीट रहे हो? अम्मा पापा पर खिसियाई थी, मगर हाथ मुझ पर बरसे थे। अब तक पापा भी उठकर कमरे में आ गए थे। मैं रो पड़ी और अम्मा को झटके से दूर किया और लगभग चीख पड़ी। क्या किया है मैंने? क्यों इस तरह मार रहे हैं आप मुझे? नाक कटवा दी हमारी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और कहती है क्या किया है मैंने? ले देख यह क्या है? दबी जुबान से बड़बड़ाते हुए अम्मा ने एक कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया था। विस्फारित नेत्रों से मैंने कागज खोलकर देखा था, जिस पर लिखा था, ड्राइवर साहब, आप मुझे हितैषी समझें या दुश्मन, परंतु बात सच है, मुंह से नहीं कह पाया इसलिए लिखकर भेज रहा हूँ और किसी को बताई भी नहीं है। बात दरअसल यह है कि सरला अब बड़ी हो गई है, अब उसके हाथ पीले कर दो। वैसे भी आप तो बाहर रहते हो, इसलिए यह देख भी नहीं पाते कि लड़की क्या कर रही है। बात इशारे में ही समझने की है, नहीं तो ज्यादा दिन यह बात छुप नहीं पाएगी कि लड़की चरित्रहीन है। और आप एक चरित्रहीन के बाद मिलूंगा तो सब बातें खुलकर बता दूंगा। आगे आपकी मर्जी। पत्र पढ़ते पढ़ते मुझे लगा मैं पत्थर हो गई हूँ, जैसे मेरे शरीर का खून जमता जा रहा है। और कुछ बताना बाकी है क्या? अम्मा के इन शब्दों ने जैसे मुझे जीवित होने का एहसास कराया था। नहीं, कहते हुए मैंने कागज को फाड़ दिया था। उस समय मुझे मम्मी पापा की मासूमियत पर तरस आ रहा था और उनकी बेवकूफी पर गुस्सा भी, क्योंकि मैं समझ गई थी यह हरकत किसकी है। मैंने हैंड राइटिंग को भी पहचान लिया था। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई थी, जो बहुत तेज दर्द करने लगा था। बेटा, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पापा की आंखों में आंसू आ गए थे, उनकी आवाज भर्रान लगी थी। मैंने तो पिछली साल ही मना किया था कि अब मत पढ़ाओ इसे, शहर जाएगी। जमाने के हालात देखो। मगर मेरी एक नहीं चली। बस अब हो गई तसल्ली। अम्मा की इन बातों से पापा जैसे जमीन में गढ़े जा रहे थे। पापा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मैं पापा को समझाना चाह रही थी, यह किसी की बदतमीजी है, बस और कुछ नहीं। ये बदतमीजी है तो तू आज इतनी देर तक कहाँ थी? और दिन तो 3 बजे ही आ जाती थी। अम्मा बीच में ही बोल पड़ी थी, जो चूल्हे में आग जलाने का बेमन प्रयास कर रही थी। मैं अपनी फ्रेंड के घर मिलने चली गई थी, बिना बताए, और इतनी देर तक। हाँ तो छोटू बिना बताए इससे भी ज्यादा लेट आता है। तब मेरे सवाल से पापा तिलमिलाए थे। वह तो लड़का है, कहते हुए पापा ने बीड़ी सुलगाई थी। तू उसकी बराबरी करेगी? अम्मा फिर बोली थी। अब तेरा स्कूल कॉलेज सब बंद, अब तू घर बैठेगी। अम्मा ने फैसला सुना दिया था। अम्मा के इस फैसले से मेरी सांसें रुकने लगी थीं, जैसे वे मेरे पंख उखाड़कर फेंक देना चाह रही हो। मैंने बोलने को हिम्मत जुटाई थी। तुम कौन होते हो मेरी पढ़ाई बंद करवाने वाले?
मैं आधी आधी रात तक मेहनत करके खुद पढ़ रही हूँ और तुम अपने बच्चे पर विश्वास न करके किसी गैर की बातों पर भरोसा कर रहे हो जिसे तुम शायद जानते तक नहीं। लेकिन मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। न जाने मुझ में इतनी ताकत उस समय कहां से आ गई थी जब मैंने भी अपना फैसला सुना दिया था। न हमें सिलाई करवानी न पढ़ाई, हमारा घर है, जैसे हम चाहेंगे वैसे रहेगी तू, समझ ले, कहते हुए पापा बाहर निकले थे। इस बार मैं रोई गिड़गिड़ाई, पापा यह सब झूठ है, शरारत है, किसी की, मुझे पढ़ने दो प्लीज पापा। मगर पापा नहीं पिघले। पापा के निकलने पर मैं जैसे उन पर चिल्लाई थी। तो सुन लो आप भी, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, चाहे इसके लिए मैं आपका घर छोड़ दूंगी। उस दिन पहली बार मैं पापा से इतनी ऊंची आवाज में बोली थी। सुनकर पापा एकदम से मेरी ओर मुड़े थे। क्या क्या कहा तूने? कहाँ जाएगी तू? अब तू ज्यादा पड़ गई, जा चली जाना। पापा ने मेरा बचपना समझकर व्यंग्य किया था या शायद चुनौती। हाँ अम्मा जरूर पापा पर गुर्राई थी। क्या कहा तुमने? हाँ हाँ ठीक कहा है, घर से बाहर निकलकर सब भूल जाएगी और हम समझ लेंगे हमारे लिए मर गई। वैसे भी हमारे जीने को बचा ही क्या है। पापा के यह शब्द घोर हताशा में डूबे थे। उन्होंने जेब से शराब की थैली निकालकर गिलास में उड़ेली थी। रामप्रकाश को यह सब बताते हुए सरला कहीं खुद में ही डूबी हुई थी। तुम्हें पता है रामप्रकाश, उस दिन मेरे घर में किसी ने खाना नहीं खाया था, कहकर सरला शांत हो गई जैसे सपने से बाहर आ रही हो। उसने रामप्रकाश की ओर देखा। रामप्रकाश अभी भी नजरें झुकाए सरला के बोलने का इंतजार कर रहे थे। रामप्रकाश, मुझसे मेरा घर छूटा किंतु कागज पर लिखा हुआ वह चरित्रहीन शब्द मेरी आत्मा से अलग नहीं हुआ, कहकर सरला ने अपना चश्मा उतारा और गीली हो गई आंखों की कोरों को अपनी साड़ी के पल्लू से सुखाया था। चश्मे में दिखता रामप्रकाश का बिंब जैसे आंखों में उतर आया हो, जिसे देखकर रामप्रकाश के होंठ फड़फड़ाए कि सरला ने अपने होठों पर अंगुली रखकर उन्हें शांत करा दिया। रामप्रकाश केवल गहरी सांस भर ही ले पाए। सरला बोलने लगी थी, अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है मास्टर साहब, पहले उसे पूरी सुन लीजिए। मैं दूसरे दिन कॉलेज गई थी। सुनते ही रामप्रकाश ऐसे चौंके मानो किसी ने सोते में उनको थप्पड़ मार दिया हो। क्या तुम? मुंह से इतना ही निकला। हाँ, उनकी कुएं जैसी गहरी हो चली आंखें सिकुड़कर गोल हो गईं। सरला पुनः एक कंटीली सी मुस्कान के साथ कहने लगी थी, हाँ मैं तुमसे मिलने गई थी। घर तो मैं सुबह ही छोड़ आई थी। कॉलेज में तुमसे कुछ कहने और बताने गई थी, परंतु तुम मुझे वहाँ नहीं मिले थे। उस दिन तुम भी कॉलेज नहीं आए थे। कहते कहते सरला शून्य में ताकने लगी थी, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो या लिखावट पर जमी धुंध को छंटने का इंतजार। एक क्षण बाद वह फिर बोलने लगी, घर छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था, किंतु जो हुआ था उस सब के साथ वहाँ रह पाना मेरे लिए कहीं ज्यादा मुश्किल था। मैं अम्मा पापा को तिल तिल मरते भी नहीं देख सकती थी। वे अनपढ़ और सामाजिक मान मर्यादाओं में जकड़े हुए थे। तब शायद मैं अकेली उनके समाज से नहीं लड़ सकती थी। मैं रात भर ऐसे ही सोचती रही थी। सुबह घर छोड़कर मैं बहुत पछता रही थी। किधर जाऊं? मैं स्वाभिमानी थी, वापस भी नहीं जाना चाहती थी। इसी उधेड़ बुन में मैं स्टेशन पहुंच गई थी। स्टेशन की बेंच पर बैठकर मैं घंटों रोती रही थी। मैंने अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया, अंदर ही पीती रही थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर निकलने वाले आंसू इस दुनिया से मेरा दर्द नहीं बेबसी बयां करेंगे और मौका देंगे उन अनगिनत आंखों को जो चारों ओर से मुझे घूर रही थीं या कहूँ नोच रही थीं मेरे जिस्म को, जैसे मैं उनके लिए एक इंसान नहीं स्वादिष्ट गोश्त हूँ, केवल गरम दे। उन आंखों में एक वहशीपन था। वे आंखें मुझे इंसानों की नहीं शिकारी चीतों की सी दिख रही थीं। मुझे लग रहा था वे आंखें मेरे आंसुओं को देखकर गिरगिट की तरह हमदर्दी का बाना पहनकर मेरे करीब आ जाएंगी। फिर शायद मैं भी दूसरे दिन अखबार की एक छोटी खबर बनकर ही रह जाऊंगी। सरला ने एक